अब फोकस कर लेते हैं जिस कंपनी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो 3 जनवरी 2006 को शुरू हुई लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की। करीब 7,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिजिटल एनालिटिक्स, कंसल्टिंग और सॉल्यूशंस देती है। ये कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों की पार्टनर भी है और आज ये हमारे रडार पर इसलिए क्योंकि कंपनी के नतीजे आए और सालाना आधार पर आय 20% बढ़ी है 141 करोड़, मुनाफा 4% घटा है 34 करोड़ पर। मार्जिन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 30% से सीधे गिर के 21% पर आए। तो कमज़ोर नतीजों के क्या कारण रहे और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानते हैं कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। राजन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये नंबर्स थोड़े से हमें एक्सप्लेन करिए। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन आपका पैट और एबिटा गिरा है, क्या कारण रहा इसका और आगे इसी तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी या इससे बेहतर हो सकती है? देखिए, रेवेन्यू का जहां तक सवाल है, आपने सही कहा। ऑन ऑन ईयर बेसिस देयर वाज अ 20% ग्रोथ इन रेवेन्यूज फॉर दिस क्वार्टर कंपेयर्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। जो एबिटा में आपको जो गिरावट दिखी है, दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी हैव बीन गाइडिंग द मार्केट ऑन। हमने ये बोला है कि हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमारा जो एबिटा रेंज रहा है वो 25 से 28% के रेंज में रहा है। बट जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस साल राइट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स वी बीन गाइडिंग द मार्केट सेइंग दिस ईयर विल बी अ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर हर। हम बीइंग अ कंसल्टिंग कंपनी एंड बीइंग अ सर्विसेज लेड कंपनी, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ज्यादातर ये पीपल कॉस्ट में रहते हैं। तो दीज आर कॉस्ट दैट रन थ्रू द P&L, राइट। एंड हमने जो है यूएस और यूरोप दोनों रीजन्स में काफी मैन पावर ऐड किया है। एंड दीज आर ऑल इन अनबिल्ड रोल्स, दीज आर सेल्स फोक्स, दीज आर बिजनेस डेवलपमेंट फोक्स जो हमने ऐड किया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, दिस इज इन एंटिसिपेशन ऑफ ग्रोथ दैट वी सी इन द फ्यूचर, राइट। तो वो चीज है, दैट इज द रीजन व्हाई यू विल सी दैट आवर एबिटा मार्जिन्स फॉर दिस क्वार्टर वर क्लोजर टू अबाउट द 21%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप सीक्वेंशियल क्वार्टर में रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू एक्चुअली 3% से घटा है। देयर इज सम लेवल ऑफ सीजनलिटी इन दिस। Q3 जो रहता है हमारा सीजनली हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है। Q4 जो है कंपैरेटिवली इवन हिस्टोरिकली आप देखेंगे फ्लैट रहता है कंपेयर्ड टू Q3. So the flat revenue along with the increased investments that we are making on the people side is what has led to the drop in EBITDA and PAT percentage. So ये तो जी आगे जाके जो है our expectation is these investments will start firing और जो हमको जो earnings growth मिलेगा through that we will be able to demonstrate operating leverage and our margin should go back up. ओके श्योर। सो ये तो रीज़न रहा क्यों आपके नंबर्स जिसे दिखे हुआ है। बट मार्जिन्स पे आपने जो बात कही है, जो डिक्लाइन हमने देखा है 30.41 से 21.28% ईयर और ईयर की अगर मैं बात कर रही हूँ, लोएस्ट मार्जिन इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो मैं बस थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं आपके कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा और क्या बैंड है, रियलिस्टिक बैंड जो आप मेंटेन कर पाएंगे मार्जिन्स को लेकर? देखिए, अभी के टाइम पे जो है इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव यू अ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन बैंड, सिंपली बिकॉज व्हाइल वी आर कंटिन्यूइंग टू मेक दीज इन्वेस्टमेंट्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है स्पेसिफिकली, क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर अस, अबाउट 95% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द यूएस. We will have to see that how quickly do some of the clients that where we work, how quickly do we see recovery in those accounts, right? The good news is of course कि हमने जो last year जितना revenue book किया था at the beginning of the year, we have been able to renew all the existing contracts with all our large accounts. So that's a fairly positive news. What we are working on right now is for the growth for the current year, right? तो जब हमको growth जो है, we'll start seeing growth back. We are hopeful that in a couple of quarters we'll start seeing growth back, coming back. So our margin should start inching upwards. So that's the broad guidance that I can give you at this point in time. I will be a little hesitant to put out a range. जो हमने last quarter में report किया, we should be able to maintain these levels for a couple of quarters, and then hopefully by Q3, which is generally our strongest quarter, we'll start seeing improvement in margins. Okay, तो आप ये कह रहे हैं जो लास्ट क्वार्टर में किया है वहाँ तक आप आना शुरू कर देंगे, एंड Q3 से मार्जिन्स और बेहतर होंगे। एग्जैक्ट नंबर देना पॉसिबल नहीं, बट आपको लगता है कि 30.5-31% मार्जिन्स अब इन अ लॉन्ग टाइम मुश्किल है आना, जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं? Yeah, see, we also don't want to be honest with you, that 30% margin profile is slightly unrealistic for if we want to grow at a much faster pace. जो हमारा जो मैनेजमेंट आज के डेट पे फोकस है is for us to grow at a much faster pace, right? So we want to maintain an industry beating pace of growth. तो अगर इंडस्ट्री समझ लीजिए 20% पे ग्रो कर रहा है, तो हमारा our effort is
to make the company grow at 25 or 30%, right? So we want to deliver industry beating growth and we will have to make investments accordingly. So हमारा जो long term expectation है कि हम 30% जो margin profile है, that is not something that we will even strive to achieve. So 25 to 28 is where we are comfortable and we want to keep the margin profile in that band. Yeah, fair enough. Any excess that we generate will be reinvested back into the business to help us grow much faster. ओके श्योर सो समझ में आ गया फोकस है अभी ग्रोथ पर और उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन अगर कम भी है तो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी टू ग्रो द कंपनी जैसे आपने बताया और 25 से 28% तक की रेंज आप कह रहे हैं वो रियलिस्टिक है गोइंग फॉरवर्ड लेकिन मैं ग्रोथ की आप जब बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके आपने कहा 25% तो आप डेफिनेटली यहाँ से ग्रो करना चाहेंगे ईयर ऑन ईयर इज दैट करेक्ट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर That is correct. No, year on year, on a full year basis, we'll want to deliver 25% type growth. ओके इन्वेस्टमेंट्स की आप बात कर रहे थे मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स लाइंड अप है फॉर दिस ग्रोथ यू आर सेइंग यू विल पुट द मनी बैक फॉर ग्रोथ तो क्या एग्जैक्ट प्लान्स है किस एरिया स्पेसिफिक वर्टिकल दैट यू आर लुकिंग टू ग्रो और आपको लगता है वहाँ पोटेंशियल भी है ग्रो करने का Absolutely. तो जो focus areas हैं हमारे we can break it down into verticals and we can also break it down into regions, right? तो हम verticals का जो बात करें technology जो हमारा strongest vertical रहा हमेशा technology will continue to grow for us, right? But the rate of growth in technology will probably be a little lesser. जो हमारा जो larger growth जो area आएगा वो that will come from banking and financial services and retail and consumer. So these are the three verticals where we are looking to almost double in the current year, right? Compared to what we've done in the past. जो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उसी हिसाब से हैं जो हमारे जो सेल्स फोक्स हमने जो ऐड किए हैं बिजनेस डेवलपमेंट फोक्स ऐड किए हैं ये सारे इन्हीं वर्टिकल्स में हमने ज़्यादा फोकस करके ऐड किया है सो वी विल कंटिन्यू टू मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स रीजनल की बात करें तो यूरोप जो है ऑन अ फुल ईयर बेसिस लास्ट ईयर देखेंगे ओनली कंट्रीब्यूटेड अबाउट 3% ऑफ आवर ओवरऑल रेवेन्यूज वी वांट दैट नंबर टू गो अप टू अबाउट 10% in the coming couple of years and maybe go up to 15 to 20% in the next 3 to 4 years, right? तो जो growth जो है to match that or to deliver that growth we have hired substantially in the European region as well हमने almost 9 front end लोग add किए हैं यूरोप में in the last quarter so these will be the the Europe as a region and consumer retail as well as banking financial services will be the as verticals will be the growth drivers for the company ड्राइवर्स रहेंगे मैं एक मिनट ग्रोथ ड्राइवर्स के पॉइंट से आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि फिलहाल आपकी जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है टेक ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम अबाउट 70% यहाँ पर सीपीजी और रिटेल 10% आए हैं जबकि पहले वो ज़्यादा होते थे अराउंड 15% बीएफएसआई थोड़ा बड़ा है 8.5% हुआ है फ्रॉम अबाउट 6% सो इसकी कुछ खास वजह है और आगे ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं आपको कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ लग रही आएगी See, retail specifically in the US last year was it was a tough year for the retail segment in the US. You would have, and mainly because of inflation. A lot of the large accounts that we work with, they were all impacted by inflation, and therefore, are you able to hear me? Yeah, please go ahead. Yes, please. Hello? Yes, I can hear you. Go ahead. So the retail sector was impacted by inflation in the last fiscal. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपने जो रिटेल में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रिटेल सीपीजी में जो कॉन्ट्रैक्शन देखा है वो मेनली रिटेल सेक्टर से आया है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की जहां तक हम बात करें तो वहां पे हम लोग वी वर्क विद द न्यू एज फिनटेक्स वी वर्क विद क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वी स्टिल डोंट डू अ लॉट ऑफ वर्क विद द लार्ज बिग बल्ज ब्रैकेट बैंक्स तो वो जो एक स्ट्रैटेजी है वो हम चेंज कर रहे हैं वी आर गोइंग आफ्टर सम रियली लार्ज लोगोस इन द बैंकिंग सेक्टर So that we believe once we are able to land into a few of these accounts, we should be able to land and significantly expand. So वो जो है that should deliver us growth in the coming year. See, de-risking, diversifying एक strategy हमेशा होती है. मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं देख रही हूँ आपके top 5 clients contribute around 55% of your revenue और top 10 को अगर देखें तो 70%. So इसको कैसे आप थोड़ा सा balance out करेंगे आगे? Yeah, so हमारी जो कोशिश रहती है हमेशा is to always go deeper into a client as opposed to spreading ourselves too thin and it is a strategy that has worked well for us जो हमारा जो बिजनेस मॉडल भी है वो स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू मेन स्ट्रीम आईटी कंपनीज बिकॉज हम जो हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं और पीपल हु बाय आवर सर्विसेज आर टिपिकली नॉट द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर दीज आर बिजनेस यूजर्स राइट तो इवन जो हमारे जो लार्जेस्ट क्लाइंट्स रहते हैं वहां पे वी वर्क विद सेवरल मल्टीपल ग्रुप्स इट्स नॉट वन बायर who buys our services right so in that sense we are probably interacting with about 7 or 8 different business groups within one large client so
आगे भी जाके ये क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली रहेगा, बट जो ग्रोथ साइड में हम लोग पीपल ऐड कर रहे हैं, विच इज ऑन न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड एडिंग न्यू लोगोज, दैट we definitely believe will help us de-risk from the revenue concentration that you see. Over time, we would ideally want our top 5 or top 10 accounts to contribute much lower as a percentage to the overall revenues, and that should come in the next few years. We will look at new logo addition as a significant way to boost our revenues. ओके, ऑल राइट। जहाँ तक आपकी ऑब्वियसली बिजनेस की बात है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस से आता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में आपने कहा है दैट यू विल एक्सपैंड यूरोप एंड एपैक प्रेजेंस। एग्जैक्ट प्लान्स क्या है, कितना एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, और व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट यू सी? अगर हम परसेंटेज वाइज जानना चाहेंगे तो अभी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और टारगेट्स क्या है? So Europe and APAC put together contribute about 5% of our overall revenues. Europe, we are it's a very strategic geography for us. वहाँ पे जो है 3 माइक्रो मार्केट्स हैं, यूके, जर्मनी एज वेल एज नेदरलैंड्स. बिटवीन द 3 of them they have close to about 70 Fortune 500 companies. और वहाँ पे भी हम लोग specifically we are going after 2 or 3 areas, right? So consumer companies in these region, banks in these region, as well as auto companies. We already work with one of the largest auto manufacturers in Germany. At this point in time, our effort is to add a few more logos on the auto side, क्योंकि एनालिटिक्स का जो यूसेज है स्पेसिफिकली इन द लग्जरी कार मेकर्स, वी बिलीव दैट देयर इज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर अस टू रैंप अप ओवर देयर. तो फोकस बेट्स होंगे. ESG is another space that we have identified in Europe, where we believe that there is a lot of potential for us to sell and upsell our services. So these are the 3 or 4 big bets that we are doing in Europe. APAC का जहां तक सवाल है, APAC थोड़ा टैक्टिकल है आज की डेट पे. We have a smaller team to work in the APAC region. Specifically in APAC, we are only focused on India and Middle East. Middle East में जो है, we are going after some of the large banks over there, and India में our efforts is to break into some of the large conglomerates. So very focused bets that we are taking in these markets. We don't want to spread ourselves too thin, but we believe that there is growth potential if we are able to deliver the results that we've done in the US. We believe that there is growth for us to take in these markets as well. आपकी प्रेजेंटेशन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं देख रही थी, विच यू वेरी क्लियरली मेंशन, कि आप सेलेक्ट इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर रहे हैं. थोड़ा सा बताएंगे व्हाट एरियाज, कुछ किसी के साथ एडवांस डिस्कशंस हो रहे हैं इस वक्त, टिकट साइज क्या है, ज्योग्राफी वाइज ये क्या होंगे एक्विजिशंस? Specifically on the progress of M&A, I will not be able to give you a lot of details because some of this is obviously confidential in nature. But जो focus रहा है हमारा in looking at targets, that has definitely intensified over the last couple of quarters. We are at this point in time aware कि we are sitting on almost 1,000 crores of cash on the balance sheet, right, which we can put to use in acquiring companies. जो अब for most of last year आप देखेंगे, valuations in this particular sector, data and analytics, continue to be fairly high. जो valuation expectations हैं काफी high थी most companies की, वो जो है उसमें हमको थोड़ा सा सुधार दिख रहा है आज के डेट पे. When I say सुधार, I think there is a general, I think there is a moderation in the expectation. That also gives us opportunity to go after some of these targets that are out there. ये जो इंडस्ट्री आप देखेंगे, इंडस्ट्री की ये खासियत है कि यहाँ पे while there are 4 to 5 pure play data analytics companies which have scaled to a certain level, there are several focused and niche data analytics companies which are in the 5 million, 10 million, 15 million, 20 million dollar range, जो उसके आगे उनको स्केलिंग में इश्यूज रहते हैं, right? So they grow on the back of a few good clients or on the back of specific capabilities, but beyond which they are not able to grow. तो ये जो इंडस्ट्री है, there will definitely be a lot of consolidation that will happen in the industry. That is the view that we have, and we will obviously try to take full advantage of the consolidation opportunities. Specifically in terms of areas जो हैं हमने earmark किए हैं, data engineering ऐसा एक area है जो big focus रहा है हमारा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो data analytics space है, this is almost witnessing the boom that was similar to the ERP boom. जैसे जब ERP जब आए थे early 2000s में, where a lot of companies started adopting ERP. Right, so that is the boom that we are going through, and data engineering will have a big part to play. So companies which are आज की डेट पे आप अगर हमारा revenue contribution देखेंगे data engineering से, close to about 18 to 20% of our revenue comes from data engineering.
Okay. We want to significantly increase that share. So we will look at targets which have a significant share of revenue coming from data engineering. Okay, तो data engineering, that's the area to focus on अगर आप inorganic opportunities की बात करें. All right, thank you so much अनंत हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए नंबर्स कैसे हैं और आगे किस तरीके का आउटलुक है. तो ये थे लेटेड व्यू एनालिटिक्स के मैनेजमेंट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं बच जाएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ.